दरवाज़ा खोल दे प्लीज़, मैं मर जाऊँगी। यहाँ बहुत सर्दी है मोमिन। वो दिसंबर की सर्द रात थी। वो पहली रात की दुल्हन बालकनी में खड़ी ठठराती सर्दी में मुसलसल इल्तिजाएँ कर रही थी। मोमिन गिलास डोर के इस पार बैठा वो बारोब सी शख्सियत का मालिक इसकी चीखों पुकार पर दिली सुकून महसूस करता। अजीब सी मुस्कुराहट लबों पे सजाए मुसलसल पाँव झिला रहा था, फिर इसकी चीखों को नज़रअंदाज कर वो वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। वो इसकी मोहब्बत थी मगर शादी के नहीं। इसके इनकार ने इसकी मर्दाना अना को गहरी चोट पहुँचाई थी। कुछ देर बाद वो बालकनी का दरवाज़ा खोलता वहाँ आया। सामने का हौलनाक मंज़र देख इसकी रूह फ़ना हुई थी। मुलाज़िमों से पता करने पर पता चला, वो ऊपर से छलांग लगा चुकी थी। इस वक़्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में अस्पताल में एडमिट थी। मोमिन को अपनी जान हलक कमरे में इधर से उधर चक्कर काटता वो शदीद तैश में दिखाई दे रहा था। ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि वो लड़की जिसे इसने इस कदर चाहा वो इससे शादी से इनकार कर चुकी थी। सिर्फ इसलिए कि वो इससे खौफज़दा रहती थी। वो इसकी फूफी ज़ात थी, इससे उम्र में 7 साल छोटी थी। वो बचपन से ही इसे पसंद करता था और अब इसका कॉलेज खत्म होने के बाद इसका रिश्ता भेजा था। मगर वो इनकार कर चुकी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इनकार कर रही हो। तुम मेरी मोहब्बत ज़रूर हो मगर मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी की खातिर भी नहीं छोड़ सकता। वो मुसलसल खुद से मुखातिब शदीद तैश में दिखाई दे रहा था। वो जले पाँव की बिल्ली की मानिंद इधर से उधर चक्कर काट रही थी। पाँवों में दर्द होने लगा था। सोच सोच के दिल हलक में आ रहा था। वो अपने मामू मुमानी के साथ जाकर दीदा दिलेरी से मना तो कर चुकी थी मगर अब मोमिन की सोच सोच कर दिल सुकड़ा जा रहा था, क्योंकि वो इससे पहले ही रजामंदी देने का कह चुका था। अभी बस सोचों में ही गुम थी कि इसका मोबाइल रिंग हुआ। सामने मोमिन कजिन के नाम का नंबर जगमग कर रहा था। हेलो, इसकी फंसी-फंसी सी आवाज़ बरामद हुई थी। रिश्ते से क्यों इनकार किया है तुमने? दूसरी जानिब पैंट की जेबों में हाथ अड़ास कर खड़ा, वो पुरसुकून लहजे में गोया हुआ था। क्यों? उम, 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 क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, वो लब चबा रही थी। क्यों? इसका पुरसुकून लहजा नूर को कँपकँपाने पर मजबूर कर रहा था। आखिर वो गुस्सा क्यों नहीं कर रहा था? फिर किसी को पसंद करती हो? वो सवालिया गोया हुआ। ये कैसा सवाल है? बस ये ख़फ़ा हुई। किसी को पसंद करती हो तो बताओ, मैं खुद तुम्हारी शादी इससे करवाऊँगा और फूफा की फ़िक्र नहीं करना। नूरुलैन का चेहरा सुर्ख़ पड़ गया था। आपका दिमाग ख़राब हो गया है। शादी से इनकार का मतलब ये नहीं होता कि लड़की किसी और को पसंद करती है। इसने दाँत किचकिचाए। इसमें कोई बुराई नहीं है। जब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम भी किसी को पसंद करती हो। मैं अपने माँ-बाप की पसंद से शादी करूँगी। तो फिर मुझसे शादी करने में क्या मसला है? मैं तो फूफो की फर्स्ट प्रायोरिटी रहा हूँ हमेशा। नूरुलैन का दिल किया कि सर फाड़ दे। मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, जॉब करनी है, अपना करियर बनाना है। शादी के बाद सब कर लेना। मैं किसी चीज़ से पाबंदी नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं खुद तुम्हें हर जगह पर सपोर्ट करूंगा, आई प्रॉमिस। वो बहुत मुतमईन लहजे में बोल रहा था। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। आपके अलावा मैं किसी चर्ची से शादी कर लूंगी। अब मुझे कॉल मत कीजिएगा। वो गुस्से से बोलती ही खट से मोबाइल बंद कर गई थी, जबकि इसने तैश में मोबाइल कान से हटाकर दीवार पर दे मारा था, जो पुर्जे पुर्जे हो गया था। इस जुमले का हिसाब तो तुम्हें देना होगा स्वीटहार्ट, और बीवी तो तुम मेरी ही बनोगी। वो सख्त लहजे में गोया होता सोफा कम बेड पर बैठकर सिगार फूकता लायानी सोचों में गुम था। व्हाट? मॉम, मेरी शादी? मगर किससे? और इसी हफ्ते? आप लोगों को क्या हो गया है? मुझसे किसी ने पूछना तो दूर की बात, बगैर बताए डेट फाइनल कर दी। वो जितना हैरान होती इतना ही कम था। बेटा, मोमिन बस जल्द अज जल्द शादी करना चाहता है। इसने कहा है कि तुम राजी हो। बाकी बातें बाद में होंगी। अभी मैं जरा बाजार जा रही हूँ। वो बोलकर खुद तेजी से इसके बाप के साथ घर से निकल गई थी। वो अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। गुस्से में तन-तन करती है वो मोमिन का नंबर मिला रही थी। हेलो स्वीटहार्ट, कैसे मिजाज हैं? दूसरी जानिब से खनकता हुआ लहजा था। ये क्या बदतमीजी है और मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है? वो गुस्से से चिल्लाई थी। मोमिन ने मोबाइल कान से दूर किया। आराम से यार, अभी बीवी बनने में पूरे 2 दिन बाकी हैं। तुम तो अभी से चीखने चिल्लाने लगी हो मुझ शरीफ मर्द पर। वो शरीर लहजे में बोल रहा था। शट अप, मैं ये शादी नहीं करूंगी। वो सब कर गया। तुम्हें याद है शुमाइला आपी की शादी पर तुम मेरे रूम में आई थी और मैंने तुम्हारी कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी। इन्हें अपने हिसाब से एडिट कर कर फूफा जान को सेंड कर दूं अगर, तो क्या ख्याल है? वो लब चबाए सवाल कर रहा था। आप इतने घटिया कैसे हो सकते हैं? वो बेबसी से घबराई थी। मैं इतना घटिया नहीं होना चाहता माय लव। खानदानी तरीके से रिश्ता दिया है, शादी करना चाहता हूँ। सारी जिंदगी तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। और हाँ, अगर तुम अभी भी किसी को पसंद करती हो तो मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। लेकिन अगर कोई नहीं है तो खामोशी से इस शादी के लिए मान जाओ।
वरना मुझे राज़ी करना आता है और प्लीज़ मेरी स्वीट सी फूफो को ज़्यादा तंग नहीं करना। नेक्स्ट वीक मेरे पास आ जाओगी तो बंदा तुम्हारी सारी नाराज़गी झेलने को तैयार है। इसके लहज़े से मोहब्बत झलक रही थी। इस बार नूरुल ऐन खामोश हो गई थी। मैं कभी आपसे मोहब्बत नहीं करूँगी। ज़रूरी नहीं है, मेरी मोहब्बत काफ़ी है हमारे लिए और 2-4 बच्चों के बाद तुम्हें मुझसे खुद ब खुद मोहब्बत हो जाएगी। इसके कनकते लहज़े पर इसका दिमाग घूमा था। बेहुदा इंसान। बड़बड़ाकर बोलती हुँ मोबाइल बंद कर गई, जबकि इसका चेहरे से सुर्ख चेहरा याद कर इसका कहका बुलंद हुआ था। वो मुसव्वर सी कैफियत में इसके लिए सारी तैयारियां कर रहा था। वो इसकी महबूब बीवी बनने वाली थी। इसका बस चलता तो दुनिया जहान की नेमतें इसके कदमों में ढेर कर देता। बैंक्वेट हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। छत से लटके फानूस की नरम चमक दुल्हन के चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे कोई चांदनी इसके गिर्द फैल गई हो। हर तरफ मेहमानों का शोर, दुआएं, मुस्कुराहटें और खुशियों का हल्का सा बोझ था, मगर इस सब के बीच एक खामोश जंग चल रही थी। नूरुलैन को आहिस्तगी से स्टेज पर लाया गया। सुनहरी दुपट्टा सर पर, आंखों में सुरमा, लबों पर खफगी की हल्की परछाई। वो चुप थी, जैसे दिल में कोई तूफान दबाए बैठी हो। शाम में निकाह के बाद से वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। इसके कदम भारी थे, दिल कह रहा था कि मोमिन के करीब न जाए, मगर किस्मत ने इसे वहीं बिठा दिया था, मोमिन के बराबर। मोमिन सफेद शेरवानी में निहायत पुरवकार लग रहा था, मगर इसके दिल में जो खुशी थी वो इसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वो नजरें चुरा नहीं रहा था, बल्कि बार बार नूरुलैन की तरफ देख रहा था, जैसे सदियों से इंतजार किया हो इस पल का। नूरुलैन की नजरें झुकी थी, मगर इसके चेहरे की सख्ती बता रही थी कि वो खुश नहीं। मोमिन ने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, शादी मुबारक हो डियर वाइफ। आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया। आज तुम मेरे पहलू में बैठी हो। वो खुशगवार लहजे में गोया हुआ, जबकि इसका दिल अजीब वसवसों में घिरा हुआ था। नूरुलैन ने सर उठाए बगैर जवाब दिया, बैठने से दिल करीब नहीं आते मोमिन। इसके लहजे की ठंडक ने मोमिन के दिल को छू लिया, मगर वो खफा नहीं हुआ, उल्टा इसकी आंखों में मोहब्बत और बढ़ गई। मैं जानता हूँ, मगर एक दिन तुम खुद कहोगी कि मैं तुम्हारे दिल के करीब हूँ। नूरुल ऐन ने पहली बार इसकी तरफ देखा। वो आंखें जिनमें कभी नरमी थी, आज जिद और दर्द भरा हुआ था। देखते हैं मोमिन, तुम्हारी मोहब्बत जीतती है या मेरी अना। हाल में कैमरे चमकने लगे। सब मेहमान मुस्कुराते हुए इनकी तस्वीर ले रहे थे, मगर किसी को क्या खबर थी कि इन दोनों के दरमियान कितने अनकहे लफ्ज, कितनी अनसुनी शिकायतें और कितनी छुपी दुआएं बैठी हैं। मोमिन ने धीरे से इनकी इसकी उंगलियों पर हाथ रखा। लम्हे भर के लिए नूरुलैन ने हाथ खींचना चाहा, मगर फिर खामोश रही। कमरा गुलाबों और खुशबुओं से भरा था। नरम सुनहरी रोशनियों में दीवार के साए मद्धम पड़ रहे थे। बिस्तर पर फूलों की लड़ियों ने दुल्हन की खामोशी को और गहरा कर दिया था। नूरुलैन इसकी सेज सजाए बैठी थी, सर झुकाए दुपट्टे की पनाह में छुपी हुई, चेहरे पर सजी मुस्कुराहट मस्नूई थी, जैसे रस्म निभा रही हो। दिल अंदर से खाली, आंखों के पीछे दर्द की धुन थी। अभी लड़कियां इसके कमरे से गई थी। ये वो लम्हा था जिसे सब कुछ खुशी कहते हैं, मगर इसके लिए ये बिछड़ने, बदलने और खुद को कम कर देने का लम्हा था। माँ की दुआओं की बाज़गश्त अभी तक कानों में थी, मगर इसके दिल में मोमिन के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। चाबी खटके की आवाज़ के साथ ही धीरे से दरवाज़ा खुला था। वो रूम में दाखिल हुआ था। नूरुलैन ने इसे देख रुख मोड़ लिया था। मोमिन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट खिल गई थी। इसकी हर अदा ही दिल को भाती थी। शेरवानी उतार कर साइड पर रखी थी, अब वो सिर्फ सफ़ेद कुर्ते पजामे में मलबूस था। बैठ जाऊँ? इजाज़त है। इसका कमरा इंतहाई खूबसूरत था। वो जो निगाहें इधर-उधर दौड़ाने के चक्कर में इसे नज़रअंदाज करना चाह रही थी कि एक वॉल पर सिर्फ इसी की तस्वीर देख इसकी निगाहें जम गई थी। यार बोल भी दो, बैठ जाऊँ या यूँ ही नाराज़ रहना है? वो आजिज़ हुआ। आपका घर है, आपका कमरा है, जहाँ चाहें बैठ जाएँ। वो खफ़ा हुई तो वो मुस्कुराकर थोड़ा नज़दीक बैठा था और वो बिदक कर पीछे होने के चक्कर में पीछे को गिर जाती। मोमिन ने कमर में हाथ डालकर नज़दीक किया था। ये क्या बदतमीज़ी है? वो सटपटाई। अभी पीछे गिर जाती और सर में चोट लग जाती। दिमाग सेट है तुम्हारा? वो खफ़ा हुआ। तो अच्छा है ना, मेरी जान छूट जाती आपसे। वो मज़ीद खफ़ा हुई थी। मैं तुम्हारा कुछ नहीं करता। खैर, मुझसे तुम्हारी जान कभी नहीं छूट सकती। तो बेहतर है खामोशी से खुद को मेरे हवाले कर दो। वो इसे एक झटके से अपनी गोद में शिफ्ट करता गंभीर लहजे में गोया हुआ और वो शर्म से सुर्ख पड़ गई थी। ये क्या बदतमीजी है? वो चीखना चाह रही थी, मगर वो इसकी आवाज़ हलक में ही दबा गया था। सांसों का बेहंगम शोर कमरे की खामोश फिजा में इर्तिशार पैदा कर रहा था। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, ये बात आइंदा कभी ना भूलना। वो इस बार सख्त लहजे में गुर्राया था और वह आंसुओं से रोने लगी थी।
आप एक नंबर के घटिया और बेगैरत इंसान हैं, जो किसी लड़की को ब्लैकमेल करके शादी करें। भला इस आदमी का क्या स्टैंडर्ड होगा? बदकिरदार। इसके तल्ख़ लफ़्ज़ों के ताज़ियाने चेहरे पर पड़ते महसूस हुए थे। नूरुलैन, वो तेज़ लहजे में दहाड़ा था और इसके लबों को ब्रेक लगी थी। मैं खामोश नहीं होंगी। आपको क्या लगता है आपने मुझे हासिल कर लिया? नहीं। भले से आप मेरे जिस्म पर अपनी हुक्मरानी जमा लें, मगर मैं कभी आपको अपना शौहर नहीं समझूँगी। कभी मोहब्बत नहीं करूँगी, नफ़रत करती हूँ आपसे, नफ़रत। वो तेज़ लहजे में चिंगाड़ी थी। मोमिन का ज़ब्त यहीं तक था। इससे कब्ल कि वो गुस्से में कुछ करता, वो एक लम्हे में हाथ पकड़कर इसे बेड से उठाता, खींच कर ले जाता, बालकनी में छोड़कर दरवाज़ा बंद कर चुका था। ग्लास डोर के इस पार से आवाज़ें आना बंद हो गई थीं, जबकि वो खुद पर ज़ब्त करता वॉशरूम में जा घुसा था, ताकि अपना गुस्सा कम कर लेता। मोमिन दरवाज़ा खोल दें, यहाँ इतनी ठंड है, मैं मर जाऊँगी, वो चिल्ला रही थी। मगर दूसरी जानिब से इसे कोई नज़र नहीं आया। मुसलसल आधा घंटा इंतज़ार। जब चीख-चीख कर गला रुन गया और आवाज़ बैठ गई, तो ना जाने इसके सर पर क्या जुनून सवार हुआ कि इसने स्टूल पर चढ़कर रेलिंग के उस पार छलांग लगा दी और लॉन में एक कोहराम मच गया। मोमिन जो आधा घंटा गुज़र जाने के बाद ज़रा नॉर्मल हो गया था, अब जल्दी से ड्रेस अप होता बाहर आया था, ताकि इसे कमरे में वापस ले आए। मगर इससे पहले ही इसके रूम का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजा था। वो नागवारी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, साथ ही निगाह बालकनी में डालनी चाहिए, मगर वो कहीं नज़र नहीं आई थी। क्या हुआ? दरवाज़ा बजाने वाले मुलाजिम थे। वो तेज़ लहजे में दहाड़ा था। साहब, वो बड़े साहब बीवी को अस्पताल लेकर गए हैं। इन्होंने कहा है कि आप फ़ौरी अस्पताल पहुँचे। क्या हुआ मम्मा को? वो परेशान हुआ। नहीं, वो दुल्हन बेगम, वो बालकनी से गिर गई थी ना, डरते-डरते कहा था, जबकि मोमिन को आसमान अपने सर पर टूटता हुआ महसूस हुआ था। क्या? नूरुलैन, वो भागकर बालकनी में गया, मगर रेलिंग के इस पार झुकने से इसका दिमाग सनसना उठा। इसका दुपट्टा एक तरफ को पड़ा था, खून के धब्बे। मोमिन को चकराता सर थाम कर रेलिंग से टेक लगाकर बैठ गया था। इसे लगा था कि इसे इसे कभी सांस नहीं आ सकेगा। तभी इसका मोबाइल रंग हुआ था। मुलाज़िमा ने फ़ौरी से थमाया था। कहाँ हो तुम बेगैरत इंसान? जल्दी अस्पताल पहुँचो। बच्ची की हालत नासाज़ है। यहाँ पुलिस केस बन गया है। दूसरी तरफ से इसके नर्म मिजाज वाले साहब तैश में दहाड़े थे। मोमिन को अपने हाथ-पाँव बेजान होते महसूस हुए थे। वो दीवाना वो दीवानी किसी हालत में अस्पताल पहुँचा था और आते साथ ही इसके वालिद साहब ने चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया था। इसका चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया था। बाबा, वो कैसी है? ठीक तो है ना? आँखों में आँसू उतर आए थे। तुमने इस बच्ची को बालकनी से धक्का दे दिया? इसने शादी की थी तुमने ज़िद करके? यहाँ इसकी माँ थी। मैं अपने भाई को क्या मुँह दिखाऊँगी? वो सर पकड़कर बैठ गई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए थे। डॉक्टर, नूर, मेरी बीवी, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? वो दीवाना वार इनकी जाने पड़ा था। इसे आप अल्लाह का कोई मौज़ा ही समझ लें कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है। कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, मगर इतनी ऊँचाई से गिरने के बाइस जिस्म में कुछ चोटें आई हैं। पेशेंट अभी बेहोश है, दिमाग में बज़ाहिर तो कोई चोट नज़र नहीं आई, मगर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। वो निढाल सा बेंच पर बैठ गया था। 10 घंटे, 24 घंटे, यहाँ तक के 48 घंटे गुजर चुके थे और डॉक्टर ने अगले 72 घंटों बाद इसके कोमा में जाने की पेशेंगोई कर दी थी। मोमिन लड़खड़ाते कदमों से मस्जिद गया था। इसे इस वक्त किसी केस या मामू की धमकियों से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपनी मोहब्बत को इस अजियत में देख पागल दीवाना हो गया था। या अल्लाह, नमाज अदा करने के बाद जैसे ही दुआओं के लिए हाथ उठाए तो लबों से बेसाख्ता सरगोशी में अदा हुआ था। मेरी नूर, मुझे माफ़ कर दे। मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। वो ना इसकी ज़िंदगी माँग रहा था, ना शिफ़ा, बस अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहा था। आँखों से आँसू जारी थे। कितनी ही देर तक वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता रहा था और फिर थके कदमों से अस्पताल वापस आया था। मुबारक हो, पेशेंट को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है। मोमिन को लगा जैसे अल्लाह ने इसे माफ़ कर दिया है। इसका 3 दिन से रुका हुआ साँस बहाल हुआ था। दिल पर से बोझ सा सिरक गया था। सभी घरवाले बारी-बारी इसके वार्ड में गए थे, मगर अब तक वो मिलने नहीं गया था। वो दवाओं के ज़ेरे असर थी, इसने फूफा जान से माफ़ी माँग ली थी और यकीन दहानी कराई थी कि इसने नूर को ऐन को धक्का नहीं दिया था। बस गुस्से में बालकनी का दरवाज़ा लॉक कर दिया था। इसे ये सब बातें करते हुए बेइंतहा शर्मिंदगी ने आन घेरा था, मगर वो क्या करता? नूरुलैन की इस हरकत ने इसे सबकी नज़रों में मशकूक कर दिया था। सब लोग घर जा चुके थे, कई रातों से वहीं इसके पास था। अभी भी इसके सरहाने बैठा वो इसकी धीमी मीठी चलती सांसें देख रहा था। वो इसे बेचैन करके खुद पुरसुकून नींद सो रही थी। डॉक्टर्स ने कल छुट्टी का कह दिया था। वो सोचों में गुम इसके चेहरे पर निगाहें जमाए।
बैठा सोचों में गुम था, जभी इसकी पलकों में हल्की-सी जंबिश थी। वो फ़ौरन मुतवज्जा हुआ। "नूर, मेरी जान क्या हुआ?" इसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार थे। हाथ-पाँव में बंद चोटें आई थीं, टिश्यूज़ फट गए थे, जिसकी वजह से इसे हाथ-पाँव की मूवमेंट में अच्छा ख़ासी तकलीफ़ का सामना था। अल्लाह ने करम किया था कि इतनी ऊँचाई से गिरने के बावजूद इसे ज़्यादा चोटें नहीं आई थीं। पानी नीम आँखों से नज़र आते मोमिन का चेहरा देख इसने बामुश्किल लफ्ज़ अदा किए थे। हलक में ख़राशें सी पड़ रहीं। मोमिन ने तेज़ी से साइड टेबल पर रखे जग से पानी का गिलास में उंडेल कर इसके लबों से लगाया था, साथ ही इसे थोड़ा-सा ऊँचा भी किया था, जिसके साथ आहिस्ता-आहिस्ता आवाज़ बहाल हो रहे थे। बस 2-4 घूँट लेने के बाद इसने चेहरा हटा लिया था, जबकि मोमिन ने इसकी कमर के नीचे तकिया ठीक कर दिया था ताकि वो आराम से बैठ जाए। वो वापस इसके सामने बैठ गया था, जबकि वो नीम आँखों से इसका चेहरा देख रही थी, जो बिल्कुल सपाट और संजीदा था। "सब लोग कहाँ हैं?" लबों पर पपड़ी सी जमी थी। इसे लबों पर ज़बान फेरता देख इसने साइड टेबल पर रखी खोपरे के तेल की शीशी उठाई थी, जो जमीला बेगम नूरुलैन की वालिदा ने इसके बालों में तेल लगाने के लिए अस्पताल में रख ली थी। इस वक़्त रात के 3 बज रहे हैं, सब लोग घर पर हैं और सो रहे हैं। मुँह खोलो थोड़ा-सा। हल्का-सा ऑयल उँगली पर लेते इसने इसके लबों पर लगाया था, जो हैरत और बेयकीनी का शिकार इसे अचंभे से देख रही थी। अब ठीक है, होठों की खुश्की तो खत्म हो गई थी मगर दिल अभी भी सहमा हुआ था। 3 दिन में आज इसका चेहरा नज़र आया था। जिस वक़्त इसने इसे बालकनी में बंद किया था, इस वक़्त गुस्से से पागल हो रहा था। मगर इस वक़्त वो बिल्कुल सर्द, सपाट अंदाज़ में इसकी केयर कर रहा था। नूरुलैन को अपने रवैये पर शर्मिंदगी हुई थी। जिस तरह के सवालात पुलिस ने फिर इसकी माँ ने इससे किए थे, इसने इसे पानी-पानी कर दिया था। वो इसे गुस्से में खुद को नुकसान पहुँचाकर अज़ियत देना चाहती थी। मगर वो मोमिन का किरदार मशकूक होता नहीं देख सकती थी। इसके माँ-बाप मुसलसल इससे पूछ रहे थे कि आखिर मोमिन ने इसे किसी किस्म की तकलीफ़ पहुँचाई है, तो वो बताए। वो खुला का नोटिस ज़ाहिर करेंगे, मगर जवाब में कुछ नहीं कह सकी थी। 3 दिन में इतना सब हो गया था कि दिल पर अजीब ही बोझ आ गया था। "तुम्हें भूख तो नहीं लग रही?" वापस अपनी जगह पर बैठता वो सवालिया गोया हुआ था, तो इसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। "तो फिर कहीं दर्द हो रहा है?" इस बार वो मुतफ़क्किर हुआ। "नहीं, हो भी रहा था तो वो कौन-सा एकदम ठीक हो जाना था। वॉशरूम जाना है, वो इसकी जाँच का यही मतलब समझ सका था। नूरुलैन का चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। इसने फ़ौरन गड़बड़ाकर मना किया था, तो वो नॉर्मल हुआ। "तो फिर सो क्यों नहीं रही हो? आँखें बंद कर लो। डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है।" वो मुतवाज़िन लहज़े में गोया हुआ। वो नूरुलैन का खुद को टिकटिकी बाँध कर देखना नोट कर चुका था। बाबा ने मुझसे खुला का कहा है। वो ना जाने ये बातें क्यों छोड़कर बैठ गई थी। कितनी ही देर वो खामोशी से इसे देखता रहा, फिर सर झुकाकर थोड़ा-सा सर हिलाकर खामोश ही रहा। आप कुछ नहीं कहेंगे? इसे इसके रवैये पर हैरानी हुई थी। अपने दिमाग पर ज़्यादा बोझ नहीं डालो, सो जाओ। मैं भी यहीं सो रहा हूँ, कुछ भी चाहिए हो तो इस रिमोट का बटन प्रेस कर देना। इसने खड़े होते एक रिमोट इसके पास रखते इसे वापस से लेटाया था, जिसने हल्की-सी सिसकी भरी थी। अंदरूनी चोटों ने इसका जिस्म हिला डाला था। वो पलकें गिरा गई थी, जबकि वो लाइट बंद करने के बाद ना जाने किस एहसास के तहत धीरे से इस पर झुका था। इसने एकदम आँखें खोली थीं। कितनी ही देर इसकी सहमी आँखों में देखता रहा। लबों के दरमियान बस 2 उँगलियों का फासला था और फिर खामोशी से पलट गया था। नूरुलैन ने इसे अचंभे से देखा था। अगले दिन इसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। नूरुलैन ने वालिदैन ने इसे साथ ले जाने की बात की थी, मगर वो कतई लहज़े में कह चुका था कि मेरी बीवी है और ये अपने शौहर के घर जाएगी। वो मज़ीद किसी को भी अपने मामलात में दखल-अंदाज़ी की इजाज़त नहीं देता। अपनी बीवी को वो अपने तौर पर डील कर लेगा। मोमिन के लहज़े की सफ़ाकियत पर वो भी मज़ीद नहीं बोली थी। वो अस्पताल में भी व्हीलचेयर के बगैर इसे गोद में उठाकर गाड़ी तक लाया था और घर आते ही गोद में लेकर अपने कमरे की जाने पड़ा था। और घर वालों के सामने मोमिन की इस हरकत पर वो ना चाहते हुए भी शर्मिंदा हुई थी, जबकि बाकी सब फ़िक्रमंदी से इसे ही देख रहे थे। वो मोमिन के सीने में चेहरा छुपा चुकी थी। सीढ़ियाँ चढ़ते मोमिन के लबों पर हल्की-सी मुस्कुराहट खिल गई थी। कमरे में दाखिल होते ही इसने धीरे से इसे बेड पर बिठाया था। नूरुलैन ने कमरे में निगाह दौड़ाई तो शादी की रात को रखी गई साड़ी झाड़ झंकार अब गायब थी। कमरा नफासत और सलीके से सेट था। मोमिन ने इसे एहतियात से बिठाकर इसी कमर के पीछे तकिया सेट किया। जब मोमिन की वालदा नफीसा बेगम कमरे में दाखिल हुई थी। बेटा, मैंने आपके खाने के लिए लाइट सा बनाने को बोल दिया है। यखनी कुछ देर में तैयार हो जाएगी। आपको कुछ भी खाने का मूड हो तो बता देना। वैसे तो डॉक्टर ने ऐसा कोई ख़ास परहेज़ नहीं बताया है। वो संजीदा लहज़े में बोल रही थी। मोमिन ड्रेसिंग रूम में मौजूद ना जाने क्या कर रहा था। मोमिन, यस मॉम, इसने वहीं से हाँक लगाई थी। बच्ची का ध्यान रखना ज़रा, अब मैं कोई शिकायत ना सुनूँ तुम्हारी तरफ से।
पता भी है तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई के सामने कितनी शर्मिंदा हुई हूँ। इस बार उन्होंने इसे आड़े हाथों लिया था। सॉरी कर लूँगा आपकी बहू से। आइंदा कभी गुस्से में इसे बालकनी में बंद नहीं करूँगा और अगर ऐसा करूँगा तो साथ में खुद भी बंद हो जाऊँगा ताकि मैडम गुस्से में नीचे छलांग ना लगा लें। दूसरी तरफ से वो इब्तिदाई अंदाज में बोला था तो नूरुलैन ठीक-ठाक शर्मिंदा हो गई थी जबकि वो हँसती थी। बेटा ये ज़रा भी परेशान करे तो मुझे बताना। और हाँ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। कुछ भी मसला हो हमेशा अपने घर के बड़ों से मसाइल डिस्कस करो। खुद को नुकसान पहुँचाना हल नहीं होता। वो नर्म हुई से समझा रही थी। इतने में वो ड्रेसिंग रूम से एक सूट उठाकर वॉशरूम में बंद हो गया था। जब ही वो ज़रा पास आई थी। बेटा, मुझे नहीं पता। एक एक ही घंटे में तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? मगर जो भी है, मैं मानती हूँ गुस्से का तेज़ है, मगर औरत ज़ात की तस्दीक नहीं कर सकता। मगर अगर ऐसा हुआ है तो तुम मुझ पर एतमाद करके बता सकती हो। तुम्हें खुला दिलाने में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूँगी। नूरुलैन को लगा जैसे वो ये कदम उठाकर अपना लिबास चाक कर बैठी है। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मोमिन ने पता नहीं मॉम डैड को क्या कहकर घायल किया था। बस मुझे गुस्सा था, फिर इन्होंने मुझे बालकनी में बंद कर दिया, तो मैंने गुस्से में छलांग लगा दी। बाकी ऐसा-वैसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। और प्लीज़ अब मुझसे इस तरह के सवालात मत कीजिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता। नूरुलैन के तफ़सीली अंदाज़ पर इसका इनका अटका हुआ साँस बहाल हुआ था। शादी हो गई है, अब इसे निभाओ बेटा। वो इसका सर थपक कर कमरे से चली गई थी, जब ये बालों में हाथ हाथ घुमाता मोमिन रूम में दाखिल हुआ था। वो इस वक़्त ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था, बालों को तौलिए से रगड़ता साइड में फेंक चुका था। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा ड्रेस चेंज करवा दूँ। अस्पताल के कपड़े हैं, इन्हें फ़ौरी चेंज कर लेना चाहिए। इसने पुरसोच अंदाज़ में कहते कदम ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ाए थे और वो बुरी तरह से सटपटाई थी। क्या? आप किसी फीमेल सर्वेंट को बुला दीजिए। वो गड़बड़ा कर बोली थी, जब भी मोमिन पेशानी पर बल डाले रूम में दाखिल हुआ था। क्या मतलब है इस बात का? अब हमारे पर्सनल्स में कोई तीसरा क्यों आएगा? इसने दुरुस्त लहजे में कहा था। इसे हाथ-पाँव के मूवमेंट में शदीद दर्द था। यही वजह थी कि अस्पताल तो इसने अपनी माँ की मदद से कपड़े चेंज कर लिए थे। मगर मोमिन का इतने बुलंद अंदाज में ऑफ़र करना इसे बौखला गया था। वो मेरी हेल्प कर देंगी? इसने लब चबाए जवाब दिया। मैं हूँ ना हेल्प के लिए। वो बोलकर वापस से ड्रेसिंग रूम में घुस गया था, जबकि वो सुर्ख पड़ गई थी। ओह नो! तुम्हारे पास कोई कैजुअल प्लेन ड्रेस नहीं है? ये तो सारे फैंसी ड्रेस हैं। वो हर जोड़े पर हल्का-हल्का सा काम देखकर झुँझला गया था। हर जोड़ा नई शादी को मद्देनज़र रखकर खरीदा गया था। वो मम्मा की साइड वाले ड्रेसेस में मेरे कुछ ड्रेसेस हैं जो बिल्कुल प्लेन हैं। आप इनमें से कोई देख लें। इसने वहीं से हाँक लगाई। तो वो इसकी बात पर अमल करता ग्रे कलर का एक सादा-सा सूट ढूँढ चुका था। साथ ही कदम बेड की जानिब बढ़ाए थे। मैं खुद इसने बढ़ते कदमों को देख कुछ कहना चाहा मगर इससे कबल ही वो इसको गोद में उठा चुका था। मोमिन में इसने फिर से कुछ कहना चाहा मगर वो इसे लिए वॉशरूम में आ गया था। अस्पताल से आए हैं, मेरे ख़्याल से तुम्हें शावर ले लेना चाहिए। इसने सीधा बाथ टब में बिठाया था और शावर खोल दिया था। पानी की हिद्दत चेक की, फिर नरमी से बाथ टब में पानी भर दिया। बस 2 मिनट, मैंने ठंडा और गर्म पानी बराबर रखा है, तुम्हें आराम मिलेगा। नूरुलैन कुछ कह न सकी, वो बाथरोब करीब ही रखकर बाहर जाने लगा था। शावर ले लो तो मुझे आवाज़ दे देना। इसने सुख का साँस खारिज किया था, जबकि वो कदम बढ़ाता बाहर की जानिब चल दिया था। नूरुलैन ने हैंड शावर की हेल्प से जैसे-तैसे बाथ लिया था और साथ ही पास रखा बाथरोब पहन लिया था। एन जी, मोमिन प्लीज़ आ जाएँ। इसे बुलाते हुए झिझक भी हो रही थी, मगर वो बाथरूम में फुली कवर्ड थी। मोमिन संजीदा तासुरात से अंदर दाखिल होता इसे उठाकर रूफ शावर के नीचे ले आया था। यहाँ अच्छे शावर ले लो और ये डाल लेना। वो एक गहरी सांस लेकर रह गई थी। इसने सिर्फ सुन रखा था कि इसे ओसीडी है, मगर इतना एक्सट्रीम लेवल का। दोबारा से बाथरोब पहनकर वो बामुश्किल कदम उठाती बाहर आई थी। सोफे पर बैठा मोमिन इसे देख फौरी इसकी जानिब बढ़ा था। दिमाग ठीक है? अभी डॉक्टर ने पाँव पर ज़्यादा ज़ोर डालने से मना किया है। इसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया था। मम्मी ने नरमी से उसे गोद में उठाकर बेड पर बिठाया था, जबकि अब इसकी आंखों से आंसू लड़क कर गालों पर बह रहे थे। क्या हुआ? ज़्यादा दर्द हो रहा है? इसी ने कहा था कि मुझे आवाज़ दे लेना, मगर नहीं, डॉक्टर को कॉल करूँ? वो मुतफक्कर लहजे में बोल रहा था, जबकि अब इसकी हिचकी बन गई थी। मुझे चेंज करना है, इसमें उलझन हो रही है। वो रोने के दरमियान बोली थी। अब इसमें वाक़ई इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद से जद्दोजहद कर सकती। हड्डी नहीं टूटी थी, मगर इसका जोर-जोर दर्द करता था। वेट मैं करवाता हूँ। इसने आगे बढ़कर कमरे की लाइट्स बिल्कुल डिम कर दी थी।
अब वो बिल्कुल खामोश थी, कोई मज़ाहमत नहीं कर रही थी, जबकि मोमिन की निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी जहाँ तकलीफ़ के आसार नुमायाँ थे। कुछ ही देर में वो इसे चेंज करवा चुका था और वो अब हाँफने के से अंदाज़ में पीछे को लेट गई थी। जब भी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था, इस पर कम्फ़र्टर बराबर करते पहले वो मैले कपड़े बास्केट में डालकर हाथ हाथ धोकर बाहिर आया था और कदम दरवाज़े की जानिब उठाए थे। "आप ये सूप भेजा है बीबी के लिए।" इसने सर हिलाकर ट्रे इसके हाथ से थाम ली थी और कदम उठाकर साइड टेबल पर रखे, वो इसके पास ही बैठ गया था। "मुझे नहीं पीना अभी।" वो बस इतना ही बोली थी। "थोड़ा-सा पी लो, जिस्म का दर्द कम हो जाएगा।" वो बकरे की यखनी थी जो यकीनन इसके लिए फ़ायदेमंद थी। ये दर्द सही नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। बंद आँखों से फिसलते आँसू एक बार फिर कनपटी में जज़्ब हो रहे थे। मोमिन ने एक ताज्जुबी साँस खारिज करके इसे आराम से उठाया था और अपनी गोद में शिफ्ट किया था। नूरुलैन की चीख बेसाख्ता थी। "क्या हो गया है? क्यों चीख रही हो?" वो अपनी इतनी नरमी पर इसकी चीख पर हैरान हुआ। "मुझे दर्द हो रहा है। ये क्या बदतमीज़ी है? मुझे बेड पर बिठाएँ प्लीज़।" वो जज़ाबज़ हुई थी। मोमिन इसको फिर से ज़िद करता देख हार गया था। "अच्छा, आराम से बैठो और थोड़ा-सा पी लो, फिर मेडिसिन ले लेना।" ये हकीकत थी, ये शावर लेकर इसका जिस्म हल्का हो गया था, वरना तबीयत हर अजीब बोझलपन था। इसने मुँह खोला तो वो अपने हाथ से इसे सूप पिलाने लगा था, साथ ही खुद भी अपने मुँह में डाल रहा था, जबकि इसने इसे हैरानी से देखा था। "क्या हुआ, नहीं पीऊँ?" इस बार इसकी आँखों में शरारत थी। "नहीं, बस वैसे ही।" इसने गड़बड़ाकर नज़रों का ज़ाविया बदला था। वो तो बस इसीलिए साथ दे रहा था ताकि इसे खुद से बीमारों वाली फीलिंग्स ना आएँ। फिर थोड़ी-सी देर में वो इसे पूरा बाउल सूप पिला चुका था, साथ ही पेन किलर से था वो इसे वापस लेटा चुका था ताकि वो रेस्ट कर ले। रात की स्याह मायली अंधेरी हर सू अपने पंख फैला चुकी थी। वो इसे नाइट ड्रेस चेंज करके बेड पर आया था और अब इसकी जान निकली थी। वो पहली बार मोमिन के साथ बेड शेयर करने वाली थी। वो जानती थी कि वो इतने छोटे से सोफे पर नहीं जाएगा और भला जाए भी क्यों, वो इसकी बीवी थी। अपना तकिया दुरुस्त करता वो साथ गिरने के अंदाज में लेटा था। पहले शादी और फिर अस्पताल में रातें गुज़ार कर वो सच में बुरी तरीके से थक गया था। असाब पर थकन सवार थी। ना चाहते हुए भी सिमट गई थी। "तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं?" "यार, मुझे सख्त किस्म की नींद आ रही है। वरना वॉशरूम वगैरह जाना हो तो मुझे ज़ोर से हिला देना। मेरी नींद बहुत पक्की होती है।" इसकी तरफ गर्दन घुमाकर बावर कराता वो इसे शो करवा रहा था जैसे इनके दरमियान कोई तलगी है ही नहीं। "आप रेस्ट कर लें, मेरी वज़ह से बहुत थक गए हैं।" वो शर्मिंदा हुई थी। "फ़िक्र नहीं करो, मैं सूप समेत बदला लूँगा।" वो आँखें बंद किए बड़बड़ाया था। "जी?" वो हैरान हुई। "कुछ नहीं, सो जाओ। और ये बेड के किनारे पर क्या कर रही हो? अब क्या बेड से नीचे गिरकर कोई हड्डी तुड़वानी है तुमने?" इस बार वो थोड़ा खफ़ा हुआ और इसके कंधे के गिर्द बाजू लपेटकर खुद से करीब किया था। वो साँस रोक गई थी। वो दोनों ही चिढ़ लेते थे। इसके गिर्द यूँ ही हिसार बनाए वो आँखें मूंद गया था, जबकि इसके वजूद से उठती मखसूस परफ्यूम की महक इन्हेल करती वो आँखें मूंद गई थी। रात का ना जाने कौन-सा पहर था जब नूरुलैन ने सर्दी से ठठरते इसकी तरफ करवट ली थी और इसकी पनाहों में छुपने लगी थी। मोमिन की नींद इसकी हरकत पर टूट गई थी। वो बहुत चौकन्ना सोने का आदी था। नूरुलैन को तो वैसे ही बोल गया था, जो इसे सोता महसूस कर काफ़ी देर तक गर्दन उठाए इसे देखती रही थी और फिर धीरे से इसकी थोड़ी पर लब रखती खुद सो गई थी, जबकि मोमिन पर नींद की देवी बड़ी देर में मेहरबान हुई थी और अब फिर कच्ची नींद से आँख खुल गई थी। ये लड़की आबैल मुझे मार वाले काम खुद कर रही है और ज़माने के सारे इल्ज़ाम मुझे देती है। वो खफ़ा लहजे में बड़बड़ाता इसे मज़े से सोता देख झट घूरने लगा। काफ़ी देर बाद इसे भी नींद आ ही गई थी। 1 हफ़्ता यूँ ही गुज़र गया था और इस 1 हफ़्ते के दौरान ना वो ऑफ़िस गया था, ना ही किसी दोस्त से मिलने और वो सलसल इसकी केयर के लिए 24 घंटे मुयस्सर था। इसकी ये हालत इसकी वजह से थी तो ज़ाला भी कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो खुद को मोहताज महसूस करे। अभी वो लैपटॉप गोद पे रखे मीटिंग में मसरूफ़ था जब इन नूरुलैन ने आदतन इसे पुकारा था। वो अब अपने हर छोटे से छोटे काम के लिए मोमिन को पुकारती थी, जो पेशानी पर एक ही बल लिए बगैर इसका वो काम कर दिया करता था। दोनों के दरमियान मोहब्बत जन्म ले चुकी थी। नूरुलैन का दिल पिघलने लगा था। 2 मिनट, मोमिन ने इसे मुअज़्ज़ज़ निगाहों से देखा था जबकि नूर का मुँह बन गया था। जी मोहतरमा कहें, वो मीटिंग जल्दी में ख़त्म करता है इसके पास आया जो मुँह फुलाकर बैठी थी। कुछ नहीं, ऐसा ऐसे कैसे कुछ नहीं? अभी तुम कुछ कह रही थी। इसने आईब्रो उठाए। आप मीटिंग निपटा लें पहले, मुझे मॉम के घर छोड़ आएँ। वो गुस्सा हुई। मोबिन ने आईब्रो उठाए। ओह रियली? वो एक लम्हे में इसे नज़दीक करता चैलेंजिंग अंदाज़ में बोल रहा था। इसके दिल की दुनिया ज़ेर-ज़बर हुई थी। जी, क्योंकि यहाँ मेरा कोई ख़्याल नहीं रख रहा। वो हूँस खफ़ा थी। इस इस कोई का नाम बता दें आप, फिर मैं इसे खुद देख लूँगा।
इसके गाल पर नरमी से लब रखते वो इसके लफ्ज़ गुम कर गया था। इस पेशकदमी पर दिल कानों में धड़क उठा था। कौन है वो? गालों पर लब रखे वो अब आईब्रो उठाकर बोला, कोई नहीं, छोड़े मुझे। वो खफ़ा हुई थी, जबकि मोमिन का कहकहा बेसाख्ता था। सीधा-सीधा कहो ना जाना कि तुम्हें मेरे क्लाइंट्स अपनी सौतन लगने लगे हैं। वो शरारत के मूड में था। इसकी तबीयत में काफ़ी बेहतरी आ गई थी। खुशफ़हमी है आपकी, छोड़े मुझे, दर्द हो जाएगा। इसने तवज्जो दिलवाई तो वो अपनी गिरफ्त में नरमी कर गया था। अच्छा बताओ क्या काम था? इसके बाल संवार था, वो मोहब्बत से पूछ रहा था। मुझे पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा है। इसने मुँह लटकाया। यार अभी नहीं, ये जंक फूड वैसे ही हेल्दी नहीं होते। तो आप घर में बेक कर लेना। इसने आइडिया पेश किया था, तो वो सर हिला गया। ओके ठहरो। इसने झटक कर मुलाज़िमा को इंटरकॉम के ज़रिए पैगाम दिया था, जबकि वो अब नाराज़ नज़रों से इसे देख रही थी। क्या? वो मोबाइल हाथ में लिए हैरान हुआ। मुझे लगा आप बना रहे हैं। मोमिन ने आईब्रो उठाए। इतना ही कोई ज़न मुरीद नहीं हूँ अब मैं। वो जैसे खफ़ा हुआ जबकि वो हँसती थी। कुछ ही देर में पिज़्ज़ा रूम में आ गया था, जो वो थोड़ा-सा खाकर छोड़ चुकी थी और अपनी बीवी का झूठा मोमिन ने शौक से खाया था, क्योंकि अब यही इसकी हैबिट बन गई थी। वो मोमिन का ये अलग रूप देख अंदर ही अंदर सरशार हो गई थी, मगर कहीं न कहीं अपने साबका रवैये का गिल्ट भी था। मोमिन, वो हाथ वॉश करके अभी रूम में आया था। वो मैं आपसे सॉरी करना चाहती हूँ। इस दिन मुझे पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ गया था और मैंने वो फ़ज़ूल हरकत कर ली थी। वो शर्मिंदा-सी बोल रही थी। इसने हंकार भरते बेड पर पाँव फैलाकर खुद पर कंबल डाला था। आप मुझसे अब भी नाराज़ हैं? वो खुद ज़रा खिसक कर करीब आती, सीने पर सर रखकर लेट गई थी। अब वो खुद से करीब आ जाती थी। बाद में बात करेंगे। वो बात टाल गया था जबकि इसका हाथ बालों में चल रहा था। देखते ही देखते 2 माह गुज़र गए थे। वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई थी। मोमिन की तवज्जो और मोहब्बत से वो जल्दी रिकवर कर गई थी। रेगुलर एक्सरसाइज़ की वज़ह से इसके जॉइंट पेन में बड़ा फ़र्क आया था। ठंडी-गरम सिकाई और नेचुरल तरीके से इसका ट्रीटमेंट मोमिन ने खुद से ही फ़ॉलो करते हुए किया था। इसने वक़्ती पेन किलर्स भी 2-4 रोज़ में ही देना बंद कर दी थी, क्योंकि वो किसी काम की नहीं थी। ज़रा धीरे-धीरे ही सही, मगर वो फुल्ली रिकवर कर गई थी। अभी भी वो लॉन में वॉक कर रही थी, जब कार पोर्च में मोबिन की गाड़ी ठहरती देख चहक कर इसकी जानी पड़ी, जो आज पूरे 2 माह बाद ऑफिस गया था। जब वो खुद अपने पाँव पर खड़ी हो गई थी, "मोमिन, आप आ गए, हम कहीं बाहर चलें?" वो आज ज़्यादा ही खुश थी, जबकि इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। "मोमिन, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे?" इसने इसे झिंझोड़ा था। चलो आओ। वो इसे गाड़ी में बिठाता उल्टे कदमों घर से बाहर निकल गया था। वो चहक-चहक कर मुसलसल कुछ बोल रही थी, जब ये गाड़ी इसके घर के गेट के ऐन सामने आकर ठहरी थी। मामा के घर? ओह! थैंक यू मोमिन। आपको मालूम है मेरा कितना दिल चाह रहा था मामा-पापा से मिलने के लिए। वो चहक कर बोली, जबकि वो संजीदा तासुरात चेहरे पर सजाए बिल्कुल खामोश था। हुँ। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। तुम्हारे बाबा खुला चाहते थे। मैंने खुद से वादा किया था कि एक बाप ने मुझे अपनी सेहतमंद बेटी दी थी। अगर अब वो वापस जाना चाहती है, तो मैं एक बाप के हवाले इसकी सेहतमंद बेटी ही करूँगा। वो अपने पाँवों पर चलकर अपने बाप के पास जाएगी। किसी की मोहताज बनकर नहीं, वो सर-सपाट लहजे में बोल रहा था, जबकि वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। फिर एकदम ही ऊँचा-ऊँचा रोने लगी थी। आप अभी तक इन बातों को दिल से लगा कर बैठे हैं मोमिन। भूल जाएँ प्लीज़, जो सब अनजाने में गुस्से में हुआ था, मेरी गलती है, मान तो लिया मैंने, माफ़ भी करें। माफ़ी भी माँगी, मगर आप मुझे माफ़ नहीं करना चाहते। वो हिचकियों के दरमियान शिकवा कर रही थी। और खुला का तकाज़ा, इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। ऐसा बाबा चाहते थे, मैं नहीं। मैंने आपसे निकाह पूरे दिल से किया था। आपने भी तो मुझे ब्लैकमेल किया था, फिर बालकनी में बंद करके चले गए। क्या मैं आपको आपकी गलती याद करवाई? अब वो हिसाब-किताब पर उतर आई थी। मैं अपनी गलती का अज़ाला कर चुका हूँ। कैसे अज़ाला कर चुके हैं आप? मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डालकर? मुझे अपना आदी बनाकर मुझे छोड़ देना चाहते हैं? मुझे ज़हनी अज़ियत देकर बदला लेना चाहते हैं? तो फिर ठीक है, मैं मर जाऊँगी, मगर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगी। आई हेट यू। आप एक इंतहाई मीन शख्स हैं। वो गुस्से और तनफ़्फ़ुर में फुनकारते लहजे में बोलती गाड़ी से उतरने लगी, मगर दरवाज़ा लॉक था। इसने गुस्से से इसे देखा था। तुम्हारी मोहब्बत का इतराफ़ सुनना चाहता था, तो मैं तुम्हें मरकर भी ना छोड़ूँ। मेरी मोहब्बत हो तुम। इस बार इसके चेहरे के तासुरात ढीले पड़ गए थे और वो शरारती लहजे में गोया हुआ था। नूरुलैन ने गुस्से से इसे देखकर मुखों की बौछार कर दी थी। आई हेट यू। वो इसके हाथ थाम कर काबू कर चुका था। बट आई लव यू।
वो इसके वही हाथ थाम कर लबों से लगाता अपने नज़दीक कर गया था। जो उसकी शर्ट पर अपना चेहरा लगाती आँखें मूंद गई थी। वो एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करता नए रास्तों पर निकल आया था। बताओ क्या खाओगी? इसके बालों की मांग पर लब रखता वो धीमे लहजे में पूछ रहा था। कुछ भी खिला दें? मेरा मूड तो वैसे भी आपने ऑफ कर दिया है। इसे शरारत सूझी थी। कोई बात नहीं, घर जाकर जल्दी बेडरूम में चलना, तुम्हारा मूड ठीक कर दूँगा। वो शरीर लहजे में कुछ इस अंदाज में बोला था कि वो बुला वजह ही बौखला गई थी। हा हा हा! इसके बुदक कर पीछे होने पर इसका जानदार कहका गूंजा था। रूम में जाने के बाद का प्रोग्राम बता रहा हूँ यार, अभी रिलैक्स करो क्योंकि कुछ घंटों बाद शर्म-ओ-हया की तुम्हें अशद ज़रूरत पड़ने वाली है। मोमिन, वो इसकी बेबाक बातों और हरकतों पर सिर्फ प्रतिज़िद हुई थी। वो मोहब्बत से इसे खुद में भीग गया था। वो अपनी मोहब्बत को हमेशा-हमेशा के लिए पा चुका था। नीले आसमान की हल्की छाँव में समंदर की लहरें साहिल पर नरमी से टकराई जा रही थीं। हल्की हवा में नमकीन खुशबू फैल रही थी और सूरज की नर्म किरणें पानी की सतह पर चमकदार रोशनी बिखेर रही थीं। मोमिन और नूरुलैन हाथ में हाथ डाले साहिल पर चल रहे थे। हर कदम के साथ रेत नरम पैरों के नीचे मुस्कुरा रही थी। नूरुलैन की आंखें हैरत और खुशी से चमक रही थीं। हर लम्हा इसके लिए नया था। ये हनीमून, ये नया मुल्क, ये नई दुनिया, सब कुछ ख्वाब की तरह लग रहा था। मोमिन के बाजू इसके गिर्द मजबूत और पुरसुकून थे और इसके साथ हर लम्हा नूरुल ऐन के दिल में एक नरमी और सुकून लेकर आ रहा था। ये जगह तो ख्वाबों जैसी लग रही है मोमिन। नूरुल ऐन ने आहिस्ता से कहा, इसकी आवाज़ में थोड़ी-सी हैरत और खुशी मिली हुई थी। मोमिन ने मुस्कुराकर इसका हाथ थामा। सिर्फ जगह ही नहीं नूर, तुम्हारे साथ होना ही सबका असल हुस्न है। हर लम्हा तुम्हारे साथ सँभाल कर रखना चाहता हूँ। नूरुलैन का दिल नरम हो गया। वो जानती थी कि मोमिन की मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं, बल्कि हर हरकत, हर नज़र में छुपी हुई है। वो कुछ देर के लिए खामोश चलती रही और मोमिन इससे करीब आ गया, साहिल के किनारे एक छोटे से झूले की तरफ। झूले के पास पहुंचकर मोमिन ने इसे सहारा देते हुए झूले पर बिठाया। नूरुलैन के चेहरे पर खुशी की हल्की सी शर्मिंदगी थी और मोमिन ने इसे हंसते हुए कहा, बस आराम से बैठो, यहाँ कोई भी हमें नहीं देख रहा है, तुम आराम से हो जाओ। नूरुन्नैल ने हल्की हँसी के साथ सर हिलाया और मोमिन ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम वाक़ई बहुत हसीन लग रही हो नूर। ये रोशनी, ये समंदर और तुम, सब कुछ कामिल लग रहा है। नूरुलैन ने शर्म और खुशी के साथ इसकी तरफ देखा और फिर वो खामोशी से मोमिन के हाथ में हाथ डालकर साहिल पर झूले से बाहर निकल आई। दोनों ने साथ चलते हुए छोटे रेस्टोरेंट की तरफ रुख किया, जो साहिल के किनारे एक छोटे से कमरे में बनाया गया था। वहाँ से समंदर का मंज़र पूरी तरह दिखाई दे रहा था। हल्की मौसीकी में समंदर की लहरों की आवाज़ घुल-मिल रही थी। ये तो वाक़ई जन्नत है मोमिन। नूरुलैन ने सर हिलाया। मोमिन ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सिर्फ़ जगह नहीं नूर, ये लम्हे हैं जो हमें याद रहेंगे। हमने अपनी दुनिया खुद बनाई है। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही खुशबू और हल्की रोशनी ने माहौल को मज़ीद रोमांटिक बना दिया। मोमिन ने सर से हल्का-सा झुककर नूरुलैन के कान के करीब कहा, तुम्हें पता है यहाँ बैठकर तुम्हें देखना, ये लम्हा सँभाल कर रखना मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देता है। नूरुलैन ने इसकी तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखा और दिल में एक इत्मीनान महसूस किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो खामोशी से इसके साथ बैठ गई और दोनों ने हाथों में हाथ डाले, समंदर की लहरें और हवा के साथ हर लम्हा जिया। खाने के बाद मोमिन ने कहा, चलो चलते हैं थोड़ा समंदर के किनारे। नूरुल ऐन ने खुशी से सर हिलाया और दोनों दोबारा साहिल की तरफ चल पड़े। हवा में खुशबू, समंदर की हल्की लहरें और सूरज की रोशनी सब कुछ रोमांटिक लम्हे को मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। मोमिन ने नर्म लहजे में कहा, नूर, ये लम्हात हमेशा याद रहेंगे। तुम्हारी हँसी, तुम्हारी आँखों की चमक, ये सब ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। नूरुल ऐन ने मुस्कुराकर इसकी आँखों में देखा और फिर वो खामोशी से इसके बाजू में सर रखकर समंदर की तरफ देखती रही। वक़्त जैसे रुक गया था और सिर्फ़ वो दोनों हल्की हवा, लहरें और सूरज की रोशनी में मौजूद थे। जब सूरज गुरूब की तरफ जा रहा था, मोमिन ने कहा, चलो एक यादगार लम्हा बनाते हैं। नूरुलैन ने हैरत से पूछा, कैसे? मोमिन ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों के हाथों में ये लम्हा हमेशा के लिए महफूज कर लेना। और फिर इसने अपनी जेब से छोटे कैमरे निकाली और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर तस्वीर बनाई। मुस्कुराते हुए खुशियों के लम्हात को हमेशा के लिए कैद कर लिया। रात के अंधेरे में साहिल पर हल्की रोशनियों के नीचे मोमिन ने नूरुलैन को अपनी बाहों में लिया और कहा, नूर, ये हनीमून सिर्फ एक जगह नहीं, ये हमारी पहली मोहब्बत की याद है और मैं चाहता हूँ कि हर लम्हा तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। नूरुलैन ने इसके सीने पर सर रखकर खुश खामोशी से मुस्कुरा दिया और दिल में खुशी, सुकून और मोहब्बत के लम्हात को महसूस किया जो ज़िंदगी भर याद रहेंगे। साहिल की हवा में नमकीनी
खुशबू, लहरों की सरसराहट, हल्की हँसी और एक दूसरे की मोहब्बत, ये सब कुछ इनके हनीमून को ज़िंदगी भर के लिए यादगार लम्हा बना दिया। और यूँ वो दोनों हाथों में हाथ डाले समंदर के किनारे बैठे, सूरज गुरूब होते देखते हुए एक दूसरे के करीब सिर्फ मोहब्बत और सुकून के साथ एक नया आगाज़ महसूस कर रहे थे। खत्म शुद। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।